गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रानू पोद्दार है और आज हम हिंदी की एक मनोवैज्ञानिक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरा विद्रोह। इस कहानी के लेखक है सूर्यबाला जी। तो अब हम सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म 1983 वाराणसी में हुआ था। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। उन्होंने प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्यामदास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार उन्हें सम्मान से प्राप्त हुए थे। उनकी प्रमुख कृतियों का नाम है मेरे संधिपत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में मैं बता देती हूँ 3 पात्र हैं। पहला उसके पिता, दूसरा वो लड़का और तीसरा उसकी माँ। तो हम अब कहानी शुरू करते हैं। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तो वो लड़का वो कोशिश करता है कि धीरे से मैं सरक जाऊँ और पिताजी की निगाहों में ना आऊँ, लेकिन उसको पिताजी ने देख ही लिया और पिताजी उसको पूछने लगे कि तू कहाँ गया था? तो उसने कहा कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े देने गया था। फिर पिताजी बोलते तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो वो कहने लगा रोज कब जाते हैं? तो पिताजी उसको बोलने लगे कि क्या तुम्हारे कपड़े रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो वो बोलता रोज थोड़ी ना जाता हूँ मैं। तो पिताजी कहते बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, क्या अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? तो पिताजी उसको कहने लगे कि अपनी बकवास बंद करो, दिन भर तो तुम इधर उधर मौज करते फिरते हो, क्या अपने कपड़े तुम खुद नहीं धो सकते? तो अब हम मटर गश्ती इस शब्द का अर्थ लिख लेते हैं। सबसे पहले मौज करना, मौज मस्ती करना। मैं गुनगुनाता हूँ, ठीक से अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। वो ऐसा ऐसा करके अंदर चला जाता है, पर उसका अंदर मन बहुत ही खाता है कि उसको ऐसा मन करता है कि मैं तो पिताजी को उल्टा जवाब दे दूँ, लेकिन उसको पता है कि हमेशा की तरह फिर वो कई घंटे घर से गायब हो जाता। फिर पिताजी उस पर बरस पड़ते, फिर हफ्तों तक पिताजी और वो एक दूसरे की नज़रों से बचते। फिर उसकी माँ का रोना धोना, ये सब फैमिली ड्रामा से वो बचना चाहता था, इसके लिए वो अंदर चुपचाप चला गया। ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और दीठ। उसको ऐसा याद नहीं आता कि वो कब से ऐसा हो गया, लेकिन जब से उसने उसको जाना, वह विद्रोही किसी के खिलाफ जाना, उद्दंड और ढीठ अपनी बात पर अड़े रहना। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था।
जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधे पर लटका मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। उसे अभी भी वह दिन याद आता है कि जब उसकी माँ उसके बाल संवारती थी, उसके पिताजी नए बैग का किताबों से भरा बैग उसके कंधे पर लटकाकर उसे स्कूल ले जाते थे। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे, क्योंकि पिताजी ने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका दाखिला कराया था। मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। तो घरेलू वातावरण हिंदी है, लेकिन उसके पिताजी ने उसको अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। लेकिन जैसा सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही सीखता है जो भी, तो उसकी शायद अंग्रेजी इतनी अच्छी ना होती। तो उसका क्या कहना था कि जो बच्चे उनका जिनका घरेलू घर में भी वो अंग्रेजी बोलते, उनकी क्लास की शिक्षिकाएं उनके ऊपर शाबाशी का टोकरा उछालती, उनकी वाहवाह करती, और उनकी क्लास में हमेशा उनका ही ऐसा एक तरीके से अपन बोलेंगे कि उनका ही राज चलता। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। माँ उसकी वो बच्चे की माँ उसे अच्छी तरह से पढ़ा सकती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसका अंग्रेजी माध्यम में उसका दाखिला करा दिया, तो वो जाकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। लेकिन वो बच्चे की इच्छा नहीं भी रहती थी पढ़ने की पिताजी से, पर उसके पास अब माँ की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। पिताजी उसके ऊपर मेहनत लेते थे, उसे पढ़ाते थे, रटाना उसको सिखाया था। उनकी मेहनत की वजह से वो 8वीं कक्षा तक पहुंच गया था। एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरी जिद पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। उनकी क्लास की पिकनिक जा रही थी, तो उसने भी बोला कि मुझे जाना है, लेकिन वही घर में झिकझिक होने लगी पिताजी और उसकी माँ की। फिर वह तो अपनी बात पर अड़ा ही रहा। फिर उसको पहले समझाया, फिर उसको धमकाया, फिर उसको डांट भी दिया, और फिर आखिर में उसको 2 चांटे भी पड़ गए, और उसको फिर बहुत गुस्सा आ गया। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ता। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। 1-2 रुपए दे देते तो भी अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊँ। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। तो कॉलेज उसके स्कूल में चंदे वगैरह के लिए डोनेशन मांगा जाता था, तो पिताजी उसको 1-2 रुपए ऐसे दे देते। तो वो बोलता था कि मेरे स्कूल में मेरे मित्र तो कोई 10 लाता था, कोई 20 लाता था, तो आप भी मुझे उतने ही दो। तो उसके पिताजी मना कर देते, तो वो उसकी माँ के पास जाता था, तो माँ भी कहती थी कि ये सब फिजूल खर्चे, इसकी कोई गरज नहीं है। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं भी भूल नहीं सकता। वर्षगांठ का मतलब देखते हैं। वर्षगांठ जन्मदिन, जन्म दिवस।
रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं भी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से खिलखता हुआ घर पहुंचा। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। तो उसका जो दोस्त है रमन, उसकी अगले महीने वर्षगांठ आने वाली थी, तो उसके बारे में रमन ने उसको बताया था। तो रमन से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसे थी कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ आने वाली है, तो हम ऐसा सब करेंगे। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया। नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पिताजी से मतलब रमन की वर्षगांठ के दिन उसने पूछा कि आज मैं उसके जन्मदिन पर जा रहा हूँ, तो पिताजी ने उसे मतलब मना कर दिया। तो उसने रोना धोना ऐसा घर में शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभर गए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। मतलब ऐसा रोना धोने देखने के कारण पिताजी ने उसके गाल पर एक चाटा लगा दिया। तो वो चाटे के निशान उसके गाल पर उभर आए थे। तो वह देखकर उसकी माँ ने उसके गालों पर हाथ फेरा और वह भी रोने लगी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डब्बा मंगवाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। तो माँ ने वो लड़के का मुंह धुलवाया, गाल पर दवा लगाई और एक बाजार से एक बिस्कुट का डब्बा बुलवाकर पिताजी के साथ रमन के घर उसने भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खुश खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। रमन के पापा उन्हें दरवाजे पर ही मिल गए। खुश खुश होकर उन्होंने रमन को बुलवाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी तो एकदम से पिताजी ने कह दिया कि वह सीढ़ियों से गिर गया था, इस वजह से उसके गाल पर निशान है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है तो तुम्हें जाना ही चाहिए। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं। रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी है, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो लड़के को बहुत गुस्सा आ गया। उसको ऐसा लगा कि मैं अब मेरे को बहुत जोर से चिल्लाना चाहिए कि ये रमन के पापा के सामने कैसे झूठ और कह रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। उसने लेकिन बोला कुछ नहीं और वो रमन का हाथ पकड़कर अंदर चला गया वर्षगांठ मनाने। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंग गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते सा सजा उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से ही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? अंदर जाकर देखा तो वो चकित ही हो गया। उसने देखा कि रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफीज वगैरह गुलदस्ते से सजा उसका पूरा रूम था। तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही प्रश्न आया कि मेरे मम्मी पापा मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। तो विद्रोह का अर्थ है, मैंने पहले बताया था, खिलाफ जाना।
पिताजी ने उसे ऐसा उत्तर दिया कि उसे पिताजी के प्रति मतलब आक्रोश पैदा होने लगा और उसे मतलब उसका स्थान विद्रोह ने ले लिया। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। और मतलब धीरे धीरे उसके मन में पिताजी के प्रति एक शत्रुता पैदा हो गई जो मतलब पिताजी की हर बात उसे गलत लगने लगती और वह मतलब पिताजी को दुखी करने, तंग करने की ऐसे अलग अलग वह स्कीमें बनाता रहता। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। मतलब पिताजी को पढ़ाई का बहुत था तो उसको मतलब ऐसा बोलना था कि पिताजी के साथ साथ अब मुझे पढ़ाई की भी चिढ़ होने लग गई। घर में छोटी बहन चालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंहाई और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया था। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। तो धीरे धीरे वह लड़का इतना ढीठ हो गया कि अब उसे कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ने लगा। जैसे कि उसके पिताजी उसे मारने के लिए देखते तो वह घर से फरार हो जाता। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने के लायक शायद नहीं था पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ही ला सकता था। मतलब शायद वो फर्स्ट तो नहीं आ सकता था लेकिन मतलब वो एक अच्छा एवरेज स्टूडेंट था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक मुझे एक मजा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। मतलब अब उसे ऐसा लगने लग गया कि पिताजी से बदला लेने के लिए पढ़ाई यही एकमात्र माध्यम है और इससे अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता। अब मैं मतलब पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा उसका बोलना। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मेहनत करके वह 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूं पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूँ अगले साल में फेल हो जाऊंगा। तो 5वीं कक्षा में उसने 7वां नंबर लाया था तो उसने सोचा कि मैं अगले साल अच्छी मेहनत कर कर पिताजी को खुश करूंगा। तो 6वीं कक्षा में उसने 3रा क्रमांक पाया तो वो खुशी से पिताजी के पास गया और मतलब उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर पिताजी ने कहा कि तू रहेगा तो 3rd का 3rd ही। ऐसा मतलब ये सुनकर वो लड़के को बहुत अपमान सा महसूस हुआ और उसको ऐसा लगा कि पिताजी को बस अब मैं कह दूं कि मैं अगले साल अब फेल ही हो जाऊंगा। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी में उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहो जैसे फर्स्ट आऊंगे। अब मतलब पेपर से जब वो लौटता तो पिताजी पूछते तो कैसा गया पेपर। वो जब वो कहता अच्छा गया तो पिताजी मतलब उसे शाबाशी देने के बजाय ऐसा कहने लगे तू तो ऐसा कह रहा है कि जैसा तू फर्स्ट ही आएगा। खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उसका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी माँ का कहना माना, उससे डरना शुरू कर दिया है। मुझे उस
चमची से चिढ़ हो गई है। अब जैसे शालू भी उसके मम्मी पापा के जब से मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसके मम्मी पापा की बात मानने लग गई है, तो उसे अब उसकी छोटी बहन शालू की भी चिढ़ मचने लग गई, क्योंकि वो ऐसा मानने लग गया है कि वो शालू भी उसके मम्मी पापा की चमची बन गई है। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में ही शांति मिलती है। मतलब मुझे उसे पिताजी के प्रति इतना विद्रोह और इतना आक्रोश हो गया है कि वह छोटे बच्चे को रोता देखकर वो उसे गोद में भी नहीं लेता और वो सोचता है कि उसे रोने ही दिया जाए। इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर ले जो कर सकता है, जो कर सकते हो मेरा। मतलब अब उसके नाटक शुरू हो गए, जैसे मतलब पता चला कि घर में तंगी है तो ऐसा नाटक करवाने लगा कि मैं टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट सिलवाऊंगा, जो मतलब शायद महंगे हो सकती है, इसलिए वो वही मांग रहा है। वो अब उसको परीक्षा में जाने के लिए घड़ी चाहिए, वो बिगर उसके परीक्षा नहीं देने वाला। अगर उसकी साइकिल रास्ते में पंक्चर हो गई तो वो बस से नहीं, अब ऑटो रिक्शा से आएगा, ऐसा वो बोल रहा है। कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट ही आ जाओ, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएंगी, वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और खुश भी होंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। वह कभी कभी ऐसा सोचता है कि अब मैं फर्स्ट आ जाऊँ, लेकिन उसको पता है कि फर्स्ट आने से पिताजी खुश होंगे, लेकिन पिताजी की खुशी उसकी खुशी नहीं है, ऐसा वो मानता है। और वो बोलता है कि मेरा उससे क्या ही वास्ता है, उनकी खुशी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ऐसा वो सोचने लग गया है धीरे धीरे। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे करे सारी दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। तो अब वह तो उसकी पिताजी को सुनता नहीं, तो अब वो माँ पर बोला उसे माँ को खाना सुना देते हैं। कहते कि ठीक है, अब मत पढ़े, मैं उसको लगा दूंगा कोई कबाड़ी की दुकान पर काम कर। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गजरेंगे दहाड़ेंगे। तो पिताजी ने उसे नुक्कड़ की दुकान पर देख लिया और उसे पता मतलब समझ में आ गया कि अब घर पे जाने के बाद उसकी परेड लगने वाली है। लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्ना रह जाता है। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है, यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कहानियां टिकाए निशब्द कातर हो रहे हैं। तो गली नुक्कड़ की दुकान पे देखकर पिताजी को ऐसा लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है, और वह मतलब एक घर कोने की दीवार पर खड़े रहकर वह निशब्द मतलब कुछ भी बिना बोले, निशब्द का मतलब होता है एकदम चुप रह जाना। चुप्पी रखना। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। अवाक का मतलब अचंभित खड़े रहना। पिताजी को ऐसा बेहद निराश आकुल व्याकुल रूप में इसके पहले कभी नहीं देखा था। तो जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी ऐसे ही अवश्य मजबूरियों के बीच रहे होंगे मुझे लेकर? तो ऐसा देख मतलब इतना निराश, इतना उदास, इतना बेबस देखकर उसे ऐसे मन में प्रश्न आया कि पिताजी क्या पहले भी ऐसा ही मुझे देखकर मतलब सोच में पड़े होंगे।
अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे मेरे अपने ही आंसू की धार से। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो मतलब पिताजी को ऐसी दशा में देखकर उसका मन पिघलने लगा और वह मतलब अपने आप को कोसने लगा कि नहीं, मैं गलत था। वह पिताजी मेरे भले के लिए ही सोच रहे थे और मैं मेरा गलत कभी सोच ही नहीं सकते। उन्हें उसकी फिक्र थी, इसलिए वह उसे डांटते थे, फटकारते थे। और वह पिताजी को कहने लगा कि मुझे एक मौका दीजिए, मैं सुधरना चाहता हूँ। और धीरे धीरे उसके मन का विद्रोह पिघलने लगा।